ऑप्शनल, एसे और एथिक्स। कुछ एरियाज होते हैं जहां से कि आप कॉम्पनसेट कर सकते हो, उसमें सबसे डोमिनेंट एरिया ऑप्शनल। हिस्ट्री को फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद में आप अरे कैसे नहीं पढ़ सकते, उसके सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। प्राचीन काल में जब हम अपने एजुकेशनल सिस्टम पर ध्यान दें, हमारे सिलेबस में 2 विषय हुआ करता था, विज्ञान और नीति, और इतिहास नीति का विषय। यूपीएससी स्टूडेंट कम्युनिटीज़ में अक्सर कहा जाता है कि जो विद्यार्थी मेंस में ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे के अंदर अच्छा स्कोर करता है वही मेंस से इंटरव्यू तक की जर्नी पूरी करता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि विद्यार्थी गलत ऑप्शनल का चुनाव करने के बाद ऑप्शनल बदल के फिर परीक्षा पास करते हैं। इसी असमंजस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के टॉप एजुकेटर रजनीश राज सर। मैं वेलकम करता हूँ सर। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सबसे अक्सर ये देखा गया है कि लोग गलत ऑप्शनल का चुनाव कर लेते हैं। कई बार तो ये देखा जाता है कि वो विद्यार्थी जो अपने प्रारंभिक अटेम्प्ट्स के अंदर ही प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, लेकिन गलत ऑप्शनल के चुनाव के कारण वो मेंस फेल कर जाते हैं। तो यूपीएससी में सही ऑप्शनल चॉइस कैसे किया जाए और यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल की क्या भूमिका है और ये किस तरीके से आपको पास करवाने में भूमिका अदा करता है? देखिए, आपके क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 की ऑप्शनल का चयन किस आधार पे हो, और पार्ट नंबर 2 की ऑप्शनल क्या कंट्रीब्यूट करता है। तो पहले मैं क्या कंट्रीब्यूट करता है उसकी ओर चलता हूँ। ठीक है। आप यदि हिंदी मीडियम के बच्चों की तैयारी के और परफॉर्मेंस के स्वरूप पर ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि लगभग 46-47% पे बच्चा फाइनली पास कर जाता है, और यदि उसको लगभग 51% के आसपास नंबर आ जाए तो आईएएस हो जाता है, और 53% के आसपास आ जाए तो टॉपर हो जाता है। अब आप देखो कि हिंदी मीडियम के बच्चे जीएस में कितना नंबर ला पा रहे हैं जी। जो अच्छा बच्चा है हिंदी मीडियम का, मेंस में उसका नंबर 40% से लेकर 44% के बीच में होता है। इसका मतलब कि जो बेस्ट परफॉर्मर है वो भी पास करने के लिए रिक्वायर्ड परसेंटेज से कम 3% पीछे है जीएस में, और आईएएस बनने के ख्याल से देखा जाए तो वो कम से कम 6 से 7% पीछे है। तो या तो वो पास करने का और आईएएस बनने का सपना छोड़ दे, या तो अपने जीएस की तैयारी का बेंचमार्क बहुत ऊपर ले जाए जो पिछले 10 वर्षों में दिखा नहीं जी। या तो कोई ऑल्टरनेटिव तरीका खोजे जहां से कि वह कॉम्पनसेट करे। ऑप्शनल वो कंपनसेटरी रास्ता देता है। वो 500 नंबर के अंदर कैसे कंपनसेटरी रास्ता देता है, आप इसको समझिए। मैं 2013 के बाद की बात बोल रहा हूं, जब से कि नया पैटर्न आया है। उसके पहले के पैटर्न पे चर्चा करना जरूरी नहीं है। कम से कम अपने क्लास के 35-36 ऐसे विद्यार्थियों का नाम बता सकता हूं जिनको कि 60% से ज़्यादा मार्क्स आया है हिस्ट्री ऑप्शनल में, और उनमें से कम 30 के आसपास बच्चे हिंदी मीडियम के। तो आप गौर करके देखिए कि ऑप्शनल आपको 60% या मोर देन 60% का मार्क्स दे रहा है। तो ये आपको अपने तरीके से अपने हिस्से वाले नंबर में 10% का लीवरेज देता है। ओके। तो आप इस जगह पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस कीजिए। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कहा कि ऑप्शनल, एसे और एथिक्स, कुछ एक एरियाज होते हैं जहां से कि आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं, उसमें सबसे डोमिनेंट एरिया ऑप्शनल। सर, इसमें लेकिन ऑप्शनल का डेफिनेटली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपको इस पूरी जर्नी के अंदर आपको मेंस पास करके अगर इंटरव्यू तक तो पहुंचना ही है। उसमें सर कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि मैंने कहा भी कि गलत ऑप्शनल चुन लेते हैं जिसके कारण मेंस फेल कर जाते हैं। तो एक ऑप्शनल को चुनते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? 4 चीज़ें। सबसे पहली बात यह है कि ऑप्शनल आपकी अपनी मर्जी का विषय होता है, तो उसमें आपकी रुचि होना जरूरी है। ठीक है। यदि रुचि नहीं है तो गहराई में नहीं उतर नहीं पाइएगा, और गहराई में नहीं उतरिएगा तो ऑप्शनल नहीं संभलेगा। जीएस और ऑप्शनल के बीच में अंतर करके चलिए। दूसरी बात यह है कि यदि आपकी रुचियां 2-3 विषयों में मिल रही हो तो यह देखना जरूरी है कि जीएस में वो कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं।
जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात बोल सकता हूँ कि वो जीएस में प्रीलिम्स में कम से कम 20% कंट्रीब्यूट कर देता है और मेंस में भी कई तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कंट्रीब्यूट कर देता है। तो कंट्रीब्यूशन इन जीएस ऐसे अदरवाइज इसको दूसरा आधार बनाना चाहिए। तीसरा जो बहुत ही प्रोमिनेंट आधार होता है वो ये कि आप ये देख लीजिए कि आपके सब्जेक्ट के लिए आपके मीडियम में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। ओके। यानी कि हम देख रहे हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे कई दफ़ा इंग्लिश मीडियम के रिजल्ट को देखकर उनको चेंज करने लगते हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के स्टडी मटेरियल्स तक हिंदी मीडियम के बच्चे पहुंच नहीं बना पाएंगे। उनके क्लास में टीचर्स भी वो चीज़ें पढ़ा नहीं रहे हैं और उस लेवल पे पढ़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं किनको, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे को, और उनको कह दो कि ठीक है तो उन्हीं बच्चों के जैसे वही किताबें पढ़ लो, तो नहीं, किताबें तो नहीं पढ़ेंगे। तो ये सोच लेना चाहिए कि हिंदी मीडियम में जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनके मुताबिक अपना चयन करें। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना बैकग्राउंड देख लो। यदि आपका बैकग्राउंड इसी तरीके से है, किसी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और यदि आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सीरियस हैं, तो आप अपने एक्स्ट्रा अध्ययन के आधार पर अपने ऑप्शनल के चयन को जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने ऐसे ही फर्जी में बी और एम ए कर लिया है तो फिर भूल जाइए उसको। ओके, तो मतलब अगर इसमें इसको समराइज करूं तो आपने बोला कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका कैसा है उस सब्जेक्ट के अंदर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कितना है, यस, आपका बैकग्राउंड क्या है, और चौथा आपने इसके अंदर बताया कि इंग्लिश मीडियम का आप उनके पीछा मत करो। मतलब किसी ऑप्शनल में कितना रिजल्ट हो रहा है ये देख के किसी ऑप्शनल का चुनाव ना किया जाए, ये देखो कि तुम्हारे मीडियम में कितना हो रहा है। राइट। सर, अब जैसे कि आप पिछले 22 साल से हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, इवन हिंदी मीडियम की अब तक की जो सबसे बेस्ट रैंक है 3rd, वो आप ही की स्टूडेंट थी हिस्ट्री ऑप्शनल की, किरण कौशल। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहता हूँ कि हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में, कि हिस्ट्री ऑप्शनल एग्जैक्टली है क्या, और इसके दोनों पेपर्स के अंदर हम किस किस पार्ट की पढ़ाई करते हैं, मतलब इसका डिवीज़न कैसा है हिस्ट्री के दोनों पेपर्स के बीच में। देखिए, मैं एक बात बताऊं वैभव कि किरण कौशल हमारे से पढ़ी हैं और वो 3rd रैंक लाई हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं अपने लिए सबसे बड़ा क्रेडिट यदि मानूंगा तो किसी एक चीज़ का, वो ये है कि पिछले 22 वर्षों में कम से कम 11-12 वर्ष ऐसे ज़रूर हुए हैं जबकि मेरा ही कोई स्टूडेंट हिस्ट्री ऑप्शनल में इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स गेटर रहा है। और सबसे ज़्यादा रोचक बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर टाइम में वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा है, और इसलिए मेरे क्लास में मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के क्लास में पढ़ने के लिए राजेंद्र नगर से इंग्लिश मीडियम के बच्चे जाते हैं जी। और उन लोगों का मार्क्स हिस्ट्री ऑप्शनल में इतना ज़रूर रहा है कि यदि उसी के अनुपात में उनके मार्क्स अन्य विषयों में आ जाते तो वह टॉप कर जाते। यानी मैंने अपनी ओर से तो टॉपर 10-12 बार दिया है। संयोग की बात है कि किरण कौशल टॉप कर पाई और बाकी नहीं कर पाए, क्योंकि किरण कौशल को हिस्ट्री ऑप्शनल में तो अच्छा मार्क्स था, बाकियों में भी था। एंड बैलेंस इज द नेम ऑफ बीइंग टॉपर। ओके। तो संतुलन नहीं होने के नाते बाकी सारे बच्चे हिस्ट्री में तो टॉप मार्क्स ले आए। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि ऋचा रत्नम को जब 300 मार्क्स आया था हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो उसी साल फर्स्ट रैंकर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 291 मार्क्स आया था। ओके। लेकिन ऋचा रत्नम का जो रैंक है वो 450 के पास चला गया, और हिंदी मीडियम के अंदर हिस्ट्री से इंडिया का हाईएस्ट मार्क्स लाने वाली लड़की आईएएस नहीं बन पाई, और वो लड़का आईएएस हो गया क्योंकि जीएस में मार्क्स कम था। जीएस में मार्क्स कम था। सर, थोड़ा सा हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में मेरे को बताइए, मतलब इसमें किस किस पोर्शन के दोनों पेपर्स के अंदर वो क्या क्या कवर करना पड़ता है, कैसे है, थोड़ा बेसिक अगर आप बता सके तो, सो दैट जो बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल लेना सोच रहे हैं या प्लान में, तो उनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिल सके इस चीज़ को लेकर। कुल मिलाकर हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल में 48 टॉपिक्स हैं, 48 टॉपिक्स, जिसको हम 2 पेपर्स में बांट के पढ़ते हैं। पेपर 1 में होता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, 12-12 टॉपिक्स होते हैं। और पेपर 2 में होता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको मोटे तौर पर देखो तो पूरा ऐतिहासिक काल से क्लास करना शुरू करोगे आप, वहीं से आपके टॉपिक की शुरुआत होती है, और भारत के अंदर 8वीं 9वीं शताब्दी तक आते आते
सामंतवाद जैसी एक प्रवृत्ति नजर आने लगती है। वहीं पर आकर प्राचीन काल खत्म हो जाता है। ओके। और वहां से पूर्व मध्यकाल की शुरुआत होती है। पूर्व मध्यकाल का मतलब ये होता है कि मध्यकाल को हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। तो पूर्व मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है वहीं से, और वो 18वीं शताब्दी में जाकर समाप्त हो जाता है। 18वीं शताब्दी से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, क्योंकि मुगलों के पतन के बाद हिंदुस्तान में राजनीतिक विखंडन हो गया। छोटे छोटे जो राज्य उभरे, उन्हीं राज्यों को अंग्रेजों ने जीता। अंग्रेजों ने उन छोटे राज्यों को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य बनाया, और यहीं से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। और मॉडर्न इंडिया खत्म कब होता है? न सिर्फ अंग्रेजों के शासन के समाप्त होने पर, बल्कि अंग्रेजों के शासन के समाप्त होने के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के दौर में किस तरीके से इंडिया को कंसोलिडेट किया गया, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के स्तर पर, सोसाइटी एंड कल्चर के स्तर पर, इतना पढ़ के मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाता है। तो सर, जिस हिसाब से आप ये मेरे को बता रहे हैं, मतलब जो पोर्शंस आप मेरे को बता रही है, ये तो बहुत सारे जीएस के जो पार्ट हैं उनको ओवरलैप करता है। जो आपका जीएस का पोर्शन है, जीएस पेपर 1 के अंदर है, उसको ओवरलैप करता है। देखिए, आप ये समझिए कि हिस्ट्री ना एक तरह से 2 in 1 का फॉर्मूला देता है आपको। आप हिस्ट्री ऑप्शनल अभी मत पढ़िए, उसको भूल जाइए 1 मिनट के लिए। एंसेंट हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा जीएस के प्रीलिम्स के लिए। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। प्रीलिम्स के लिए एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों पढ़ना पड़ता है। यदि कोई बच्चा औसत बुद्धि का है और ऑनेस्ट है अपनी पढ़ाई में जी, उसे कम से कम 70-75 दिन तो लगाना पड़ेगा। ओके। सिर्फ पीटी के लिए। और फिर मेंस के जीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं आप, तो आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा, और उसमें भी एंसेंट एंड मेडिवल का कल्चरल पार्ट ही डोमिनेंट है। उसके बाद मॉडर्न का आपको मेंस पढ़ना पड़ेगा, ओके। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस का मेंस पढ़ना पड़ेगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस से पढ़ना पड़ता है। और इन सबको मेंस के लेवल पर कवर करना है तो अच्छे बच्चे भी जो खूब पढ़ते हैं उन्हें 2.5 से 3 महीना टाइम लगाना पड़ेगा जी। इतना टाइम आपको लगाना ही लगाना है, ऑप्शनल लेना हो चाहे नहीं लेना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और इसके बाद यदि ऑप्शनल ले ले तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है। ऑप्शनल में भी आप 7 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं कोर्स, और जीएस में भी सिंसियर बच्चे यदि पढ़ना चाहते हैं तो उनको 4-5 महीना लगाना ही पड़ेगा। हिस्ट्री का नेचर ऐसा है। हिस्ट्री को फर्स्ट टाइम पढ़ने के वक्त में आप अरे तैसे नहीं पढ़ सकते, उसके सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, चाहे जीएस के लिए पढ़ो और चाहे ऑप्शनल के लिए पढ़ो। इसलिए ये जो बात कही जाती है ना कि हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है, अरे भाई हिस्ट्री का ऑप्शनल तुम नहीं भी लेना चाहते हो, जीएस में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। और यदि नहीं पढ़े तो पीटी फेल, मेंस फेल। तो बहुत ज्यादा 2 in 1 है, इधर पढ़ोगे उधर फायदा हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे कि एसे का एक पेपर होता है, एथिक्स का एक पेपर होता है। एथिक्स तो 250 मार्क्स का एक अलग से ही पेपर है। कई बार हम उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट देखते हैं, लेकिन वो एक अपने आप में एक पेपर है। मतलब 250 मार्क्स एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो क्या हिस्ट्री ऑप्शनल किसी तरीके से एसे और एथिक्स के पेपर में भी हेल्प करता है? देखिए, यदि हम एथिक्स की बात पहले बोले तो आपको एक रोचक बात बताता हूँ, बड़ी कम लोग समझते हैं इस बात को, कि प्राचीन काल में जब हम अपने एजुकेशनल सिस्टम पर ध्यान दें तो हमारे सिलेबस में 2 विषय हुआ करता था, विज्ञान और नीति, और इतिहास नीति का विषय था। माने इतिहास एक विषय नहीं था प्राचीन काल में, वो नीति शास्त्र के अधीन आता था। तो आप ये समझ लीजिए कि इतिहास और नीति शास्त्र के बीच में कितना अन्योन्याश्रय नाता है। इसको सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मतलब ताकि नॉर्मली समझा जा सके, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। मतलब हमारे प्राचीन काल के पाठ्यक्रम के दौरान जो हम अपने अतीत के महापुरुषों को देखते हैं, उन्होंने जो शिक्षा की पद्धति तैयार किया था, उस शिक्षा पद्धति में उन्होंने देखा था कि जो हमारे भौतिक जीवन को बेहतर बना दे उसको विज्ञान में जगह दे दो, और जो हमारे सामाजिक जीवन को, नैतिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को बेहतर बना दे उसको नीति में जगह दे दो। तो हमने धर्मशास्त्र की पढ़ाई किया और इतिहास का बोध उसके अंदर मौजूद है। हमने रामायण और महाभारत में पढ़ाई किया तो उसमें इतिहास का बोध मौजूद है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं धृतराष्ट्र को कि आप भरतवंशी हो, अपने इतिहास को याद करो। वहां इतिहास बोध है। वहां इतिहास उस तरीके से नहीं लिखा जाता था जिस तरीके से आज लिखा जाता है, जिस तरीके से पश्चिमी वर्ल्ड ने लिखा। हमारे यहाँ इतिहास बेसिकली एथिक्स का पार्ट रहा।
नीति की शिक्षा देने के लिए इतिहास को विषय के तौर पर यूज किया गया। इसीलिए इतिहास की सबसे पहली प्रबल अभिव्यक्ति पुराण में होती है। उसके बाद इतिहास बुद्धिज्म में आया, उसके बाद इतिहास रामायण महाभारत में आया, इसके बाद इतिहास धर्मशास्त्रों में आया। तो जिस इतिहास सब्जेक्ट का इतना गहरा नाता हमारे एथिक्स से है, उससे एथिक्स में क्या सपोर्ट मिलता है ये समझना बहुत आसान काम है। यदि आप दूसरे पहलू पे ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एथिक्स में आपको दार्शनिक पढ़ने होते हैं। जितने दार्शनिक पढ़ने होते हैं, उन दार्शनिकों को यदि आप बहुत गहराई में पढ़ना चाहते हैं तो दर्शन शास्त्र पढ़ लीजिए, और यदि आप एथिक्स में जितना जरूरी है उतना पढ़ना चाहते हैं तो इतिहास पढ़ लीजिए। जैसे कि उपनिषद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, तुलसी, कबीर, सूर, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, अरबिंदो, गांधी, ये सब हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, एंसेंट हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में। या वर्ल्ड हिस्ट्री में जाकर देखो तो रूसो, कांट, उपयोगितावादी, नैतिकवादी दार्शनिक, ये सब जो आपके एथिक्स के सैद्धांतिक पार्ट को तैयार करते हैं। अच्छा सर, एक मतलब एक और पार्ट बोलते हाँ हैं। जी। एथिक्स में आपको पढ़ना पड़ता है महापुरुष। महापुरुष इतिहासकार से ज्यादा कोई नहीं पढ़ सकता। एथिक्स में पढ़ना पड़ता है आपको इमोशनल इंटेलिजेंस। एक बार आप इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग एक पैराग्राफ में समझ लो, उसके बाद पता चलेगा कि अशोक से ज्यादा बड़ा इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी, या अकबर से ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी, या महात्मा गांधी और भगत सिंह से ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी खोजना मुश्किल है। आपको पढ़ना पड़ता है परसुएशन। आप यदि एक पैराग्राफ में परसुएशन का मीनिंग समझ लो तो पता चलेगा कि कितना परसुएसिव पावर गांधी में रहा होगा कि उन्होंने करोड़ों लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सड़क उतार दिया, अपना कैरियर दांव पे लगाकर उनको देश बनाने के दायित्व से जोड़ दिया। कितना जबरदस्त परसुएशन पावर रहा होगा भगत सिंह में कि उन्होंने लोगों को जान हथेली पर लेकर न सिर्फ सड़कों पे उतार दिया बल्कि जेल में 64 दिन तक भूखा रहने के लिए तैयार कर दिया। सोचो कि परसुएशन पावर कितना जबरदस्त रहा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल में कि उन्होंने 560 से ज्यादा रियासतों को देश के इंटीग्रेशन के साथ में जोड़ लिया। यदि परसुएशन समझ जाएंगे और इतिहास के कैरेक्टर्स को उससे जोड़ देंगे तो एथिक्स भी बढ़िया और हिस्ट्री भी बढ़िया। सर, एक अक्सर एक डाउट रहता है बच्चे को लेके, मतलब हमारे अंदर भी बचपन से रहा है कि एथिक्स ना बहुत वास्ट सिलेबस है, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, आपको बहुत सारा डेटा गैदर करना पड़ता है, बहुत सारे जो आपको ईयर्स हैं वो याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे पर्सनालिटी, उनका आइडियोलॉजी याद करना पड़ता है। तो जिसको लेके बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि इसको आखिर हम कवर कैसे करेंगे। तो इसमें कई बार क्या होता है कि कोई स्टार्ट भी कर देता है खुद से और अंत में जाके वो मतलब इतना क्योटिक उसके लिए हो जाता है कि वो उसको अंत में छोड़ देता है। तो इसको लेके क्या ये एक मतलब भ्रांति है हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके, या समझ ही गलत है? मतलब आप इतिहास को लेकर बोल रहे हैं कि इतिहास के बारे में लोग कहते हैं इसमें फैक्ट्स बहुत हैं, फिगर्स बहुत हैं, पर्सनालिटीज बहुत हैं, इवेंट्स बहुत हैं, डेट्स बहुत हैं, यही सब ना। तो सच्चाई की बात यह है कि जिनको इतिहास नहीं समझ में आता है उनको इतिहास में यही समझ में आता है। यदि आप थोड़ी गहराई में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इतिहास एक विषय तो है ही नहीं अपने आप में। मैं आपको एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ। हिस्ट्री इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज। ये इतिहास विषय नहीं है, अध्ययन की एक विधा है। इसमें तथ्यों के आधार पर किसी भी देश के किसी भी काल के जीवन की दशा और दिशा को पढ़ा जाता है। और जब दशा और दिशा पढ़ना चाहते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, प्रशासन, संस्कृति, धर्म आदि। तो इतिहास पढ़ने के लिए तथ्य पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि समाज पढ़ते हो तो समाज में क्या पढ़ना चाहिए, अर्थव्यवस्था पढ़ते हो तो अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना चाहिए, व्यापार पढ़ते हो तो व्यापार में क्या पढ़ना चाहिए, प्रशासन पढ़ते हो तो प्रशासन में क्या पढ़ना चाहिए, पहले ये समझो। तो इतिहास पढ़ने के लिए समझ चाहिए। और किस चीज की समझ? इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, कल्चर, सबकी समझ, बेसिक। उसके बाद एक दफा यदि आपको सिस्टम मालूम चल गया कि व्यापार में हमें क्या क्या बातें पढ़नी होती है, तब आप पढ़ने के लिए जाओ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में व्यापार कैसा था। आपका दिमाग खुद तथ्य खोजेगा, क्योंकि आपके दिमाग को पॉइंट्स मालूम है, पॉइंट्स के सपोर्ट के लिए फैक्ट नहीं मालूम है। जब आपका दिमाग तथ्य खोजेगा तो उन तथ्यों में आपकी रुचि होगी, वो तथ्य आपको याद रह जाएंगे, उन तथ्यों का उपयोग करके आप नंबर ले आओ।
लेकिन आपको सिस्टम मालूम नहीं कि प्रशासन में क्या पढ़ना चाहिए। आप मौर्य प्रशासन पढ़ने लगे, आपको ये मालूम नहीं कि आम जीवन की दशा में किन किन बिंदुओं को कवर करना चाहिए और गुप्तकालीन आम जीवन की दशा पढ़ने लगे। आपको ये मालूम नहीं कि महिला की दशा को समझने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए और आप पढ़ने लगे कि मौर्योत्तर काल में महिला की दशा कैसी थी। आपको ये मालूम नहीं कि ट्रेड में कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने चाहिए और आप पढ़ने लगे कि ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान के ट्रेड की दशा दिशा कैसी थी। आप बेसिकली मिस करके छोड़ देते हैं इतिहास को। इतिहास पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम है और आरोप इतिहास पे लगा देते हैं। तो मतलब बेसिकली ये जो इतना बड़ा एक भ्रांति स्टूडेंट्स के बीच में हमेशा रहती है कि हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस बहुत बड़ा है, वो इसके कारण है कि उनको राइट अप्रोच ही नहीं पता है कि उस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है। जैसे सर इसमें एक और, जैसे इतिहास के अंदर नई नई रिसर्च होती रहती हैं, हम देखते हैं हिस्ट्री कांग्रेस भी होता है, उसमें भी नए रिसर्च पेपर और जर्नल्स जारी किए जाते हैं। तो जो आज वैलिड है वो हो सकता है आज से 10 साल बाद वैलिड ना रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पकड़ूँ सामंतवाद, तो सामंतवाद को लेके आज से 10 साल पहले जो सोच थी वो अब नहीं है। या फिर मैं पकड़ूँ कि हड़प्पा सभ्यता, कि बोला जाता था कि हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गई क्योंकि आर्यों ने हमला किया, लेकिन अभी जो फैक्ट्स हैं वो बताते हैं कि आर्यों के हमले के कारण हड़प्पा सभ्यता ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसकी जो विशेषताएं थी वो उसने खो दी। तो अब एक तरीके से जो चीज़ हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और अचानक से वो चीज़ बदल गई, तो आप अपनी क्लास में इसको कैसे कवर करवाते हैं सो दैट बच्चों को वो क्लियरिटी रहे कि अभी जो डिबेट में है वो क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, इसको आप अपने क्लास में कैसे कवर करवाते हैं? बहुत बढ़िया सवाल पूछे वैभव बाबू। देखो, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हिस्ट्री ना ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, ना आर्ट्स का विषय है। इसको साइंस के जैसा नहीं देखा जा सकता। साइंस में 2 और 2 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। हाँ जी। आर्ट्स के अंदर इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो मामला ये इतिहास के साथ नहीं है, ये आर्ट्स के सारे विषयों के ऊपर लागू होने वाली बात है। जहाँ एनालिसिस की संभावना बनती है वहाँ मतभेद की संभावना बनती है और वहीं पर विचारधाराएं आ जाती हैं। तो इतिहास लेखन में भी विचारधाराएं हैं, साम्राज्यवादी है, राष्ट्रवादी है, मार्क्सवादी है, सबाल्टर्न है और भी कई स्कूल। उन विचारधाराओं का अपना पूर्वाग्रह भी है। उनके पूर्वाग्रह को समझे बिना उनके द्वारा किए गए इंटरप्रिटेशन और निकाले गए निष्कर्ष को आप ठीक से समझ नहीं पाइएगा। और यूपीएससी वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, किसी भी टॉपिक पर किसी भी विचारधारा के एक इतिहासकार का एक स्टेटमेंट दे दिया और कहा टिप्पणी करो, आलोचनात्मक परीक्षण करो। तो टिप्पणी कैसे करोगे, परीक्षण कैसे करोगे, जब तक कि आप उस पंक्ति के लेखक के पूर्वाग्रह को ही नहीं जानते हो। तो कहा जाता है कि इतिहास की एक मोटी किताब पढ़ने के पहले उस इतिहासकार के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ लो, उसका पूर्वाग्रह मालूम हो जाए। और यदि पूर्वाग्रह समझ के आपने इतिहास पढ़ा ना, आपको रोचक लगेगा और फिर लगेगा इतिहास का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है, छोटा है। और यदि आपने इस एंगल से नहीं पढ़ा तो आपको जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। आप तथ्यों के अंबार पर बैठ जाइए, एक भी क्वेश्चन का बाल से बाका आप नहीं कर पाइएगा। तो ये हिस्टोग्राफी वाला जो सेक्शन है सर, ये अपनी क्लास में आप कवर करवाते हैं अलग से? नहीं, हाँ। अलग से करवाने से ये हो ही नहीं पाएगा। हाँ। आपको क्या करना पड़ता है कि क्लास की शुरुआती दौर में ही हिस्टोग्राफी का परिचय दे देते हैं। उसके बाद आपको प्रत्येक टॉपिक के ऊपर पढ़ाने के दौर में बताना पड़ता है कि देखो 1857 में जो विद्रोह हुआ है, इस विद्रोह के बारे में अंग्रेज ने क्या कहा। अंग्रेज ने कहा कि ये तो सैनिक विद्रोह है, क्योंकि अंग्रेज क्या ये बता सकते थे कि राष्ट्रीय विद्रोह है? नहीं। जब बता देंगे कि राष्ट्रीय विद्रोह है तो सिद्ध हो जाएगा कि आप साम्राज्यवादी हो, तो जाओ यहां से। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो सैनिक विद्रोह है। किसी ने कह दिया ये मुसलमान का विद्रोह है, किसी ने कह दिया ये बर्बर लोगों का विद्रोह है। उनका पूर्वाग्रह था। फिर देखो राष्ट्रवादी लोग आते हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा देने के लिए कई सारी शक्तियों की खोज कर रहे थे। 57 का विद्रोह उनके लिए एक प्रेरक फैक्टर हो सकता है। तो उन्होंने 57 के विद्रोह की तमाम सीमाओं को नजरअंदाज किया और उसके राष्ट्रवादी पक्ष को प्रबल बना के दिखा दिया। अब मार्क्सवादी आते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि राष्ट्र होता ही नहीं। वो कहते हैं कि किसी भी समाज में एक अमीर होता है, एक गरीब होता है, अमीर गरीब भाई नहीं हो सकते। और जब अमीर गरीब भाई नहीं हो सकते तो 2 वर्गों के बीच में सहयोग नहीं हो सकता, तो राष्ट्र नहीं हो सकता।
मार्क्सवादी तो वर्ग संघर्ष का विचार देते हैं। जब राष्ट्र हो ही नहीं सकता तो किसी भी तरीके से क्या उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा होगी? क्या वो भारत को राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में देखेंगे? क्या वो 57 के विद्रोह को राष्ट्रवादी विद्रोह के रूप में देखेंगे? तो नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा 57 का विद्रोह राष्ट्रीय नहीं है। तो विद्रोह राष्ट्रीय क्यों नहीं है? तो 57 का विद्रोह पढ़ने से पहले समझ लो कि मार्क्सवादी आदमी है, उसको राष्ट्रवादी नहीं मानेगा। वो 57 के विद्रोह को राष्ट्रवादी नहीं मानता, सिर्फ इतनी बात हो रहा है। वो महात्मा गांधी का आंदोलन को भी राष्ट्रवादी नहीं मानता है। वो देश की आज़ादी को भी राष्ट्र की आज़ादी नहीं मानता है। मार्क्सवादी ने तो कह दिया कि भारत के वीर जवानों, मजदूरों और किसानों हम बर्बाद हो गए, झूठी अफवाह मचा दी कि हम आज़ाद हो गए। उन्होंने भारत के संविधान के बारे में कह दिया ये तो अमीरों का संविधान है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कहा कि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो भारत के पूंजीपतियों के लिए, भारत के पूंजीपतियों के द्वारा चलाए जाने वाला आंदोलन है और भारत के गरीब मजदूर लोगों को धर्म और जाति आदि आदि का झांसा देकर उनका इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन करके उनको अपनी लड़ाई में जोड़ लिया गया। अब इस पूर्वाग्रह को तो यदि तुम समझ जाओगे, हाँ जी, तो उसके बाद उनके द्वारा किए गए कमेंट्स के ऊपर अपना कमेंट्स दे पाओगे। तो इस हिसाब से तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल जो विद्यार्थी लेता है उसके कई सारे पूर्वाग्रह भी टूटते हैं, कि क्योंकि हर व्यक्ति का हर चीज़ को देखने का एक चश्मा होता है, तो वो जिस चश्मे से उसको देखता है तो वो पूर्वाग्रह भी टूटते ही होंगे। तो अब मैं सर इसमें ये पूछना चाहता हूँ, जैसे 20 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि पेपर 1 में आता है। मैं आपको एक रोचक बात बताता हूँ, जो आपने अभी पूछा मैं उसका जवाब दे देता हूँ, फिर आपका अगला पार्ट आएगा क्वेश्चन का। कि मैं पहली दफ़ा जब राजेंद्र नगर पढ़ाने के लिए आया था तो क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि मेंस दे रहे थे, और जब मैंने उनको हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट के रास्ते हिस्ट्री समझाना शुरू किया तो वो कहीं और परोर के आए थे। तो उन्होंने कहा कि सर हिस्ट्री ऐसा होता है, हमको तो मालूम ही नहीं था कि हिस्ट्री ऐसा होता है। और तब उन्होंने कहा कि अच्छा अब हमको पता चला कि हमको नंबर क्यों नहीं आता, और ये अब पता चला कि आपके विद्यार्थियों को नंबर क्यों आ जाता है। हिस्ट्री ऐसा होता ही नहीं है कि किसी भी घटना के घटित होने के क्या कारण है, आपने 5 कारण रट लिए और रट के आप उन्हीं 5 कारणों के आधार पर उत्तर लेके आ जाएंगे। ये सब बच्चों का इतिहास है। जैसे ही थोड़ा एडवांस लेवल पर जाते हो, हिस्ट्री इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट्स एंड डिराइवेशन ऑफ अ लॉजिकल कंक्लूजन आउट ऑफ दैट डिबेट। तर्कों के आधार पर मतभेदों के बीच से एक निष्कर्ष निकाल लेने से ही इतिहास की अच्छी तैयारी होगी। ओके सर, तो इसका मतलब जो आंसर राइटिंग का अप्रोच है हिस्ट्री ऑप्शनल में, वो भी जीएस से टोटली डिफरेंट होता है, हम ये कह सकते हैं? नहीं, हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एक बात तय जानो कि आंसर क्वेश्चन के डिमांड के मुताबिक होता है, इसके मुताबिक नहीं होता है कि वो जीएस का है कि ऑप्शनल का है। होता यह है कि नॉर्मली जीएस के अंदर उस गहराई का क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप फ्लैट वे की तैयारी के आधार पर भी आंसर बना लेते हैं, और ऑप्शनल में डेप्थ के आधार पर क्वेश्चन गढ़ा जाता है, तो फ्लैट प्रिपरेशन पर्याप्त होता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, 2010 और 2013 के बाद के जीएस के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। अब 2013 के बाद के जीएस में भी फ्लैट प्रिपरेशन कामयाब नहीं हो पा रहा है, और यही वजह है कि क्यों हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम के बच्चों के जैसे नंबर नहीं आ रहे। ये फ्लैट प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कि आपके ओपिनियन पूछे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कि विचारधारा की समझ जरूरी है। विचारधारा की समझ के बिना आपने टॉपिक पढ़ लिया और विचारधारा की समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछ दिया गया और आपसे टिप्पणी मांगी गई, आपकी टिप्पणी हो ही नहीं पा रही है, नंबर आपका औसत या उससे नीचे आ जाता है। मैं आपको लास्ट लाइन बोलूं, इसका कंक्लूजन ये है कि कोई इंसान अपनी क्षमता से बेहतर उत्तर नहीं लिख सकता और अपनी क्षमता से कमतर उत्तर नहीं लिख सकता। अतः ये मत सोचा करिए कि ये जीएस का आंसर है, ये ऑप्शन का आंसर है। जो क्वेश्चन आया उसका सर्वश्रेष्ठ उत्तर लिखिए। यहाँ पे सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपने कहा क्षमता विकसित होने का विषय है, वो विद द टाइम विकसित होती है। तो आपकी क्लास में जब मान के चलिए कोई हिस्ट्री ऑप्शनल का स्टूडेंट है और आंसर राइटिंग उसको बिल्कुल नहीं आती, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7 महीने बाद जब वो आपकी क्लास से निकलेगा तो एक बेहतर आंसर लिख पा रहा होगा? और ये सुनिश्चित करने के लिए आप अपनी क्लास में क्या करते हैं? देखो, मैं कोई जादू का मंत्र तो दूंगा नहीं जी कि हर कोई क्लास खत्म होने के बाद आंसर राइटिंग में एक्सपर्ट हो जाएगा। शर्त यह है कि
मेरे एक लाइन को याद रखे लोग, मैं कहता हूं कि आप मेरे साथ परिश्रम करो, मैं आप पर आपसे ज़्यादा परिश्रम करूंगा। तो मैं तो परिश्रम करता ही हूं, मेरे साथ कौन कितना करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब बात आपकी क्लास में पर्टिकुलर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें? है। मेरे क्लास के अंदर जो प्रॉपर शेड्यूल है वो ये है कि हम बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस तक जाएंगे, अप्लाइड तक पहुंचेंगे। बेसिक, एडवांस एंड अप्लाइड। तो अप्लाइड का मीनिंग क्या है? जो इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग आपने हासिल किया है उसका उपयोग करना। उपयोग किसमें करेंगे आप? तो प्रश्न रूपी प्रॉब्लम का उत्तर रूपी समाधान देने में। तो कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे? या तो यूपीएससी में या अन्य एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, या तो अन्य संभावित क्वेश्चंस। हम जो कवर कराते हैं उसमें पूछे गए सवाल तो हैं ही, लेकिन पूछे गए सवालों से तैयारी पर्याप्त नहीं होती। मेरे क्लास में हमेशा कुछ समय ज्यादा लगता है, क्योंकि मैं पूछे गए सवालों का जवाब तो करा ही देता। मेरे क्लास में जितने पूछे गए सवाल है उससे कम से कम 2.5-3 गुना क्वेश्चन वो होते हैं जो आने वाले हैं, जो आ सकते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि यूपीएससी कौन कौन से किताबों को सोर्स बुक बनाती है, और उन किताबों का कितना मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर करा सकते हैं अपनी तैयारी में, वो हमको मालूम है। और इस वजह से हम एक एक टॉपिक के ऊपर तो कई दफा 25-25 क्वेश्चन करा देते हैं। फ्रांस की क्रांति के ऊपर हमको याद है कि हमने जब क्वेश्चन कवर कराना शुरू किया था तो लगभग 32-33 क्वेश्चन हो गए थे। सब टॉपिक के ऊपर एक ही संख्या नहीं होगी। कोई टॉपिक बहुत गहरा होता है, विस्तृत होता है, बहुआयामी होता है, कोई टॉपिक थोड़ा छोटा होता है। लेकिन इतनी बात है कि मैं इस बात का ख्याल करता हूं कि किसी टॉपिक के ऊपर कितने पूछे गए या कितने संभव सवाल हैं, उसे यदि हमने कवर नहीं कराया तो मेरी तैयारी बेकार है। सर, अगर अब सब आपने बुक्स का नाम लिया, इसेंशियल बुक्स कुछ अगर आप बता सकें, मतलब कितनी बुक पढ़नी होती है? क्योंकि हमेशा ये रहता है बच्चे के अंदर कि कितनी बुक्स पढ़नी है इस ऑप्शनल के लिए। कोई इसेंशियल बुक्स जो हो सेक्शन वाइज अगर आप बता सकें कुछ। देखिए, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट तैयारी के लिए क्या प्लानिंग किया है। अब वो स्टूडेंट ने तैयारी के लिए प्लानिंग किया है कि मैं क्लास करूंगा किसी टीचर का, यदि वो मुझसे पढ़ने के लिए आ रहा है तो मुझसे पढ़ने के लिए आ रहा है। मैं जानता हूं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर यूपीएससी वालों ने डेविड थॉमसन और बर्न्स की किताब को प्रायः सोर्स बुक बनाया है। तो मैं उनकी किताब के अंदर जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो कवर करा ही देता हूं। तो जरूरी क्या है कि तुम थॉमसन पर हो, जरूरी क्या है कि तुम बर्न्स पर हो, छोड़ दो। लेकिन तुम यदि नहीं पढ़ रहे हो हमसे तो पढ़ लो। जैसे तुम मॉडर्न इंडिया के अंदर लेके चले तो देखो कि एक बहुत प्रोमिनेंट इंपीरियलिस्ट माइंडसेट के हिस्टोरियन हुए हैं, जो कि दिल्ली के बनने के दौर में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। स्टीफेंस कॉलेज के प्रोफेसर थे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर उनकी जो बुक है उसके बीच से तकरीबन मैंने देखा है कि लगभग 27-28 क्वेश्चन आ चुके हैं। जो 27-28 क्वेश्चन आए हैं, उस 27-28 क्वेश्चन के ऊपर ओपिनियन मांगा गया आपसे। क्वेश्चन आ जाता है कि दयानंद सरस्वती ने कोई महत्वपूर्ण तरीके से आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान नहीं किया, सीधा सीधा उस किताब से क्वेश्चन। नए भारत का निर्माण, जैसा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के देशभक्तों ने सोचा था, अतीत के प्रभुत्व आरेखों से नहीं वरन समकालीन ऊर्जस्वित पश्चिम के बारंबार अंतक्षेपण से होना था, सीधे सीधे उनकी किताब से क्वेश्चन। 1919 के एक्ट के ऊपर सीधे सीधे उनकी किताब से क्वेश्चन कि 1919 के एक्ट को यदि आदर्श स्थितियों में लागू किया गया होता तो उसमें भविष्य की अनंत संभावनाएं नहीं थी। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि 1920 से 22 के बीच में चलने वाला असहयोग आंदोलन जरूरी नहीं था। अब इस तरीके से देखो तो पर्सिवल स्पीयर जैसा हिस्टोरियन जो इंपीरियलिस्ट माइंडसेट का है, उन्होंने भारत के संपूर्ण ब्रिटिशकालीन पीरियड को कौन से माइंड से देखा था। अपनी क्लास के अंदर वो सारी एसेंशियल बुक्स कवर करते हैं जो हिस्ट्री ऑप्शनल में मार्क्स लाने के लिए इम्पोर्टेंट तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि मैं क्लास में पर्सिवल स्पीयर कंप्लीट कवर करा ही देता हूं तो तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है, और नहीं तो करो। मैं तुमको और बताता हूं कि यदि मैं पर्सिवल स्पीयर कवर करा दिया, मैं नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग के जो विद्वान लोग हैं उनको कवर करा दिया, मैंने मार्क्सिस्ट कवर करा दिया, मैंने सबाल्टर्न कवर करा दिया, तो फिर उसके बाद में क्या जरूरी है कि तुम भी पढ़ो उनको? क्या यह संभव है कि सामान्य विद्यार्थी
इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियन को भी पढ़े, नेशनलिस्ट को भी पढ़े, मार्क्सिस्ट को भी पढ़े, वो सबाल्टर्न को भी पढ़े? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या संभव है कि रंजीत गुहा पढ़ लेगा, पार्था चटर्जी पढ़ लेगा, वो शाहिद अमीन पढ़ लेगा, वो ज्ञान पांडे पढ़ लेगा? ये सब तो सबाल्टर्न हिस्टोरियन है। क्या सर यही कारण है कि जो विद्यार्थी खुद से कई बार हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ रहे होते हैं वो इन किताबों में उलझ के रह जाते हैं और असल में वो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए जो एसेंशियल ज़रूरत है वो उनकी पूरी नहीं हो पाती? क्या यही कारण है? मैं आपको दो उदाहरण देकर समझाता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो बच्चा हिस्ट्री के एकेडमिक्स का नहीं है वो बेसिकली इतनी तैयारी नहीं कर सकता है जितनी तैयारी की मांग एग्जाम में है। आपको यह सोचने में और मानने में क्या दिक्कत है भाई कि आपको शिक्षा की जरूरत है? शिक्षा की जरूरत तो भगवान राम को पड़ी थी, भगवान कृष्ण को पड़ी थी। उनका ईगो तो नहीं आया रास्ते कि हम क्या वशिष्ठ से सीखेंगे, हम क्या संदीपन से सीखेंगे। राम जी को और कृष्ण जी को शिक्षा की जरूरत पड़ी थी तो तुम का ईगो ले रहे हो? शिक्षा के तो है, कोचिंग क्या है? कोचिंग तुम्हारे लिए क्या पेपर आउट कराता है? नहीं। कोचिंग क्या तुम्हारे पेपर में अच्छा नंबर की पैरवी करता है? नहीं। मास्टर देता है, पढ़ा देता है वो आदमी। जो एरिया तुम कवर नहीं कर पाते वो कर देता है, जो एरिया कवर करता है वो थोड़ा स्टैंडर्ड से कवर कर देता है। कवर करने के बाद उसका एप्लीकेशन बता देता है। तुम आंसर राइटिंग करते हो, इवेलुएट कर देता है। तुम्हारे आंसर राइटिंग में क्राफ्ट सिखा देता है, ये काम कर देता है, तुमको बेसिकली एडवांस बना देता है। शिक्षक की तो भूमिका निभा रहा है। शिक्षक की भूमिका तो तुमको आईएएस पास करने के बाद भी ट्रेनिंग के वक्त में पढ़ने वाली है। ये सर ये क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछने ही वाला था कि हिस्ट्री ऑप्शनल किस तरीके से सिलेक्शन के बाद आपके काम आता है और इवन सिलेक्शन के बाद भी नहीं, आपकी निजी लाइफ में ये आपको किस तरीके से मतलब क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर डालता है? अगर आपके किसी, क्योंकि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स आज सर्विस में हैं, उनसे आपकी बात भी होती होगी, किसी स्टूडेंट का एग्जांपल देखिए उसने कभी कोट किया हो कि कैसे हिस्ट्री ऑप्शनल ने उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कुछ कर दिया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ऑप्शनल के रूप में आप पढ़ो या ना पढ़ो, जीएस के रूप में आप पढ़ो ना पढ़ो, आप एक सामान्य आदमी भी हो तो इतिहास पढ़ना चाहिए। समस्या लेकर डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि अच्छा हिस्ट्री क्या है? आपने इसके पहले कितने डॉक्टर्स दिखाए हैं वो हिस्ट्री है। डॉक्टर से नहीं दिखाया, खांसी हो रही है, पिताजी को भी होती थी, माँ को भी होती थी, हिस्ट्री है। हिस्ट्री इज द रूट and present is the fruit. If you want to know the real taste of the fruit, you have to go to the root. जब तुम जड़ नहीं जानोगे ना तो शाखाओं की समस्याएं नहीं समझ में आएगी। इसलिए इतिहास जरूरी सब्जेक्ट है। इसलिए जब हम देखते हैं कि कोई आदमी आईएएस की भूमिका में है, आईपीएस की भूमिका में है, उसे इतिहास से कई दफा जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। जैसे कि आप यदि किसी इलाके में पोस्टेड हैं और वहाँ सांप्रदायिक तनाव चल रहा है, यदि उस सांप्रदायिक तनाव का समाधान आप निकालना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके पहले तनाव के जो भी मुद्दे आए, उन तनावों के दौर में समाधान निकालने की क्या कोशिशें की गई और जब समाधान के विपरीत व्यवहार किया गया तो क्या नतीजा निकला। इसके दौरान आपको ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा, गांधी जी ने बहुत इंटेलिजेंट तरीके से समाधान निकाला था, नेहरू जी ने बड़ा इंटेलिजेंट तरीके से समाधान निकाला था, भगत सिंह ने इसका बहुत ही इंटेलिजेंट समाधान निकाला था। या फिर यदि भगत सिंह का नाम लेंगे ना तो हिंदू मुसलमान दोनों इज्जत करता है, भगत सिंह का नाम लेकर समाधान निकालेंगे। हम देखे हैं कि कई सारा स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो आज तक मुझे फोन करता है, पोस्टेड है नक्सलवादी इलाके में, और फोन करता है हमसे कि सर थोड़ा नक्सलिज्म के ऊपर समझाइए, और उसको नक्सलिज्म के बारे में हमसे ज़्यादा मालूम है, लेकिन वो बेसिकली हमसे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी समझना चाहता है, क्योंकि उसको ये पता है कि हमारा जो अपोजिशन है वो सोसाइटी के लोगों को कुछ वैचारिक धतूरा खिला रहा है, और जब तक हम उसके वैचारिक धतूरा के ऊपर अपने विचार का नींबू नहीं निचोड़ेंगे तब तक उसको मानसिक रूप से हम अपना नहीं बना पाएंगे। तो अपना बनाने के लिए फिर वो हमसे आइडियोलॉजिकल डिबेट करता है कि कौन सी बात को लेकर हम आम आदमी के बीच में जाएं और उसको ये समझा सकें कि तुम्हारे असली सगे वाले हम हैं, वो नहीं है। बिना इतिहास के हो पाएगा क्या? सर वन फाइनल क्वेश्चन के आपका बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, एंड हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए कोई टिप्स या ट्रिक्स जो उनके काम आ सकें तैयारी के दौरान? देखिए, बैच तो हमारा नया बैच अभी 3 जून से शुरू हो रहा है,
और 3 जून के दौरान जब हम लोग सेमिनार में बात करेंगे तो मैं अभी से ही अपने लोगों को बता देता हूँ, जितने भी बच्चे तैयारी करने में इंटरेस्टेड हैं, कि उस दिन मैं करीब 2 घंटे का बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दूंगा कि इतिहास क्या है, इतिहास को पढ़ना कैसे चाहिए और इतिहास के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनके आंसर को हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने यदि पूछा है तो मैं कम से कम 5-6 बातें मोटी मोटी बता देता हूँ इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी को किन बातों का ख्याल करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यह है कि इतिहास को कहानी की तरह पढ़ो। हिस्ट्री इज अ स्टोरी। इसमें एक FLC का फॉर्मूला होता है, फैक्ट, लॉजिक एंड कंक्लूजन। 2 बेसिक फैक्ट समझो, उसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करो, एक निष्कर्ष निकालो, FLC है। दूसरा है कि इतिहास चूंकि ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है और ह्यूमैनिटी में किसी आदमी के पास में अंतिम बयान देने का विलास नहीं होता है। यू डू नॉट एंजॉय द लग्जरी ऑफ स्पीकिंग द गॉस्पल ट्रूथ। इसमें इंटरप्रिटेशन होगा, तो इतिहास में भी इंटरप्रिटेशन होगा। तो इतिहास लेखन के मतभेदों से गुजरते हुए लॉजिकल डिसीजन मेकिंग बनाने की कोशिश करो। तीसरी बात है कि इतिहास में मैंने बताया था कि इतिहास एक विधा है जिसमें कि समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि को पढ़ा जाता है। तो पहले समाज समझो, उसको समझने के फैक्ट्स बाद में पढ़ना। चौथी बात यह है कि ये याद रखो कि PhD करने के लिए बहुत फैक्ट चाहिए, लेकिन UPSC के एग्जाम में आंसर राइटिंग करने के लिए बहुत बेसिक फैक्ट चाहिए। क्योंकि UPSC वाले को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम इतिहास में कितना गहरे ज्ञानी हो। उन्होंने ये देखना है कि तुम्हारे अंदर कल्पना शक्ति कितनी है, तर्क शक्ति कितनी है, तुम मतभेदों के बीच में से लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कर पाते हो कि नहीं, अपने डिसीजन के आधार पर तुम कम्युनिकेशन कर पाते हो कि नहीं, प्रश्न रूपी प्रॉब्लम को समझ पाते हो कि नहीं, ज्ञान रूपी रिसोर्स का उपयोग करते हुए उत्तर रूपी समाधान दे पाते हो कि नहीं। उन्हें ये देखना है। इस जगह पे तुम कमजोर रहोगे तो वो बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे तुमको, और फैक्ट में कमजोर हो वो चिंता नहीं करते। फैक्ट ज्यादा नहीं चाहिए, फैक्ट का उपयोग ज्यादा चाहिए। अतः मेमोरी बेस्ड प्रिपरेशन नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रिपरेशन चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड प्रिपरेशन चाहिए। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि जितनी तैयारी तुम फैक्ट की PT में करते हो ना, लगभग उतने ही से काम चल जाता है मेंस में। मेंस में एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं पढ़ना पड़ता है, मेंस में एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ता है, एक्स्ट्रा राइटिंग करके एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ता है। मैं आपको सीधे सीधे बात कहूंगा ना कि राइटिंग इज द पैरेलल रीडिंग, रादर यू कैन से कि राइटिंग इज द डीपर रीडिंग। जब तक आप लिखोगे नहीं असल में आप सीखोगे नहीं। तो 3 जून से सर आपका बैच है, और जो पहला सेशन है वो सबके लिए ओपन रहेगा, कोई भी अटेंड कर सकता है? पहला सेशन सबके लिए ओपन रहेगा। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम ऑफलाइन में क्लास में 3-4 दिनों तक बच्चे को आने देना चाहिए। मैं इसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे कई दफ़ा एकदम बिगिनर होते हैं, उन्हें एक दिन में चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ में नहीं आती। उन्हें ये नहीं देखना होता है कि जो टीचर है वो योग्य है कि नहीं, उन्हें देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट में मेरी रुचि जम रही है कि नहीं, उन्हें देखना पड़ता है कि टीचर के साथ मेरी ट्यूनिंग बन पा रही है कि नहीं, उन्हें ये भी देखना होता है कि टीचर मेरा ख्याल रखेगा कि नहीं। अब 3-4 दिनों में बच्चा और टीचर के बीच में अपनापन डेवलप हो जाता है। तो मैं तो आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ऑफलाइन के क्लास में जहां तक हो सके बच्चे को फ्रीडम दीजिए। 3-4 दिन क्लास में बच्चा आए और यूट्यूब के ऊपर उस दिन के क्लास को आप डाल दीजिए, तो बच्चे को फायदा होगा। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और हिस्ट्री के बारे में मेरा मानना ये है कि जो लोग देख रहे हैं उनके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके। जो भ्रांति है कि बहुत फैक्ट्स हैं, काफ़ी कुछ हमें डिटेल मालूम पड़ी है, बाकी का डिटेल तो डेफिनेटली जब स्टूडेंट्स आपकी क्लास में जाएंगे तो उनको और डिटेल मालूम पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर। एक अच्छी बात आपकी भी मैं बता देता हूं कि इस चर्चा को सार्थक बनाने में मेरी भूमिका जो थी वो बेसिकली रेस्पॉन्स देने की थी। आपने सही सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब दे पाया। थैंक यू सो मच सर।